क्लियर? तो टेक्सचुअल एक्सरसाइज 3 के एक दो डाउट हैं जो अभी फ्रेश शेयर हुए हैं, और T4 और T5 डेफिनेट इंटीग्रल के डाउट आज टेकअप करते हैं, फिर देखते हैं समय मिलेगा तो डिफरेंशियल इक्वेशन पे मूव करेंगे, अदरवाइज नेक्स्ट क्लास में डिफरेंशियल इक्वेशन के डाउट करेंगे, उसकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग एरिया के डाउट करेंगे। तो प्लीज कॉरेस्पॉन्डिंगली यू कीप ऑन शेयरिंग योर डाउट्स, राइट? तो लेट्स डिस्कस डेफिनेट इंटीग्रेशन। डेफिनेट के जो क्वेश्चंस आपने शेयर किए हैं वो हैं, एक सेकंड, टेक्सचुअल एक्सरसाइज का 3 से ऑनवर्ड ना, T3 का क्वेश्चन नंबर 3 एंड 13 सबके पास में गेम है, अपनी टेक्सचुअल एक्सरसाइज है उसको निकाल लो टेक्सचुअल असाइनमेंट को और वहां से रेफर करो। टेक्सचुअल एक्सरसाइज 1 हो गया था, 2 हो गया था, टेक्सचुअल एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन नंबर 3 एंड 13 पूछा गया है भाई। हालांकि टेक्सचुअल एक्सरसाइज 3 के डाउट्स टेकअप हो चुके थे, यस, बट फिर भी उसमें से 2 क्वेश्चन और एक्स्ट्रा, क्योंकि आपने पिछली बार जो डिस्कस किया था क्वेश्चन नंबर 8, 11, 13, 14 एंड 23, तो थर्ड क्वेश्चन पिछली बार डिस्कस नहीं हुआ था, अभी एक फ्रेश डाउट शेयर हुआ, तो मैं डेफिनेट इंटीग्रल TE3 क्वेश्चन नंबर 3 देखो अब। It says that integral 0 to a f of x, 0 to a f of x plus f of minus x dx, बोला it is equal to, और ऑप्शन है 2 times 0 to a f x dx minus a to a f x dx etc etc 0। अब f के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि f ऑड है या इवन है, ऐसा कुछ भी नहीं गिवन है, तो हम क्या करेंगे भाई, क्या करेंगे बोलो? तो इसमें हम इसको ऐसा लिख दें, क्योंकि 0 to a की बात हो रही है, तो मैं इसको लिख रहा हूँ 0 to a f x dx, पहले को ऐसे रख दो, और दूसरा जो है उसको लिख सकते हैं 0 to a f of minus x dx। कोई सजेस्ट करेगा कि क्या करना चाहिए? फर्स्ट को एज इट इज रखते हुए इसमें हम रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी यूज कर लें। अगर हम रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी यूज करते हैं, या जिसको हम बोलते हैं कि x को माइनस टी पुट कर दो, दोनों एक ही बात है, तो आपका क्या आ जाएगा, ये x को माइनस एक्स करोगे, हाँ तो आ जाएगा, लिमिट इंटरचेंज होगी, नेगेटिव होगी, माइनस a to 0 f ऑफ माइनस एक्स डी एक्स, और ये हो जाएगा 0 to a f x dx। अब क्या करें? fx और f माइनस एक्स के बारे में कोई इंफॉर्मेशन है? ये माइनस ए से 0 है और ये 0 से a है। अगर अब यहां देखो क्वेश्चन, क्या आंसर आएगा इसका, जल्दी बोलो। सर सेकंड वाले में f ऑफ माइनस एक्स की जगह fx नहीं आएगा? हाँ, अरे मैं रिफ्लेक्शन कर लिया ना, तो रिफ्लेक्शन कर लिया तो ऑब्वियसली fx है। तो फाइनली क्या आया, कंबाइन हो रहा है दोनों, अरे माइनस ए से 0 और 0 से a, तो ये दोनों कंबाइन होकर के क्या आएगा, माइनस ए से माइनस a to a f x dx, and it is same as the property option B। क्लियर है? क्लियर है सबको कि कोई डाउट है? जल्दी बोलो फटाफट, क्विक। क्लियर है सर। थर्ड के बाद में अगला क्वेश्चन जो तुम्हारा 13 था, 13th क्वेश्चन भी ऐसा ही है, देखो याद आ गया था सर, ये आपने करा दिया था क्लास में, गलती से शेयर हो गया। माइनस ए टू, ऐसे ही गलती से शेयर हो जाता है तुमसे बेटा, माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ए टू ए
तो इसमें क्या है, माइनस ए से 0 एफ एक्स डी एक्स कर देना प्लस 0 से ए एफ एक्स डी एक्स कर देना, और इस वाले को रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी लगा देना, तो एफ माइनस एक्स डी एक्स हो जाएगा, और ये 0 टू ए हो जाएगा बाय रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी, ये 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स हो गया, फिर दोनों को कंबाइन कर देना, तो 0 टू ए एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स डी एक्स हो जाएगा। तो ये कराया था मैंने, चलो कोई बात नहीं। इसके बाद में टेक्सचुअल एक्सरसाइज 4 के डाउट देखो, T4। T4 में जो आप लोगों ने क्वेश्चन शेयर किया है वो बहुत सारे क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 है, 4 है, 5 है, 6 है। तो ये क्वेश्चन हैं स्पेसिफिकली 1 4, आप टिक कर लो, 1 4 5 6 एंड 10 11 एंड 15 16 21 27 28। तो मुझे लग रहा है कि लगभग 50% क्वेश्चन में डाउट है। एनीवे, पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, -1 से लेके 3/2 इज द लिमिट एंड वी हैव टू इवेलुएट इंटीग्रल x sin pi x dx। ये क्वेश्चन है, राइट? तो देखो सिंपल सी बात है कि पहले तो यहाँ पाई टाइम्स x है, और पाई टाइम्स x है, तो अगर ये पाई हटा दूं तो थोड़ा सा हमें ऑब्जर्व करना, साइन ऑफ एक्सप्रेशन देखना थोड़ा ज़्यादा आसान हो जाएगा। सो दैट एंड दैट्स व्हाई वी कुड विल बी एबल टू जस्ट रिमूव द डील विद द मॉड्यूलस साइन। तो हमने पहले स्ट्रेचिंग कर दी है ना, स्ट्रेचिंग करके इसको ऐसा लिख दिया, x को x अपॉन पाई किया, तो x में जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ मल्टीप्लाई होगा, बाहर 1/पाई आ जाएगा, 1/पाई माइनस पाई से 3π/2 एंड दिस इज x अपॉन पाई sin x dx। आप बोलते जाना, यहां तक समझ में आ रही बात कि नहीं? कोई डाउट तो? ठीक है। अब 1/पाई बाहर निकाल देना इसका, तो बाहर आ जाएगा 1/पाई² इंटीग्रल -पाई टू 3π/2 एंड x sin x dx। मेरा क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, ये फंक्शन इवन फंक्शन है, मानते हो कि नहीं मानते हो? मॉड x इवन फंक्शन है, मॉड sin x भी इवन फंक्शन है, दो इवन फंक्शन का प्रोडक्ट भी इवन फंक्शन होता है। तो इसको मैं अगर लिमिट को ब्रेक कर दूं, इसको लिखूं -पाई टू पाई प्लस पाई टू 3π/2, कोई दिक्कत तो नहीं होगी आपको? बोलो हाँ या ना। पाई पे क्यों ब्रेक किया? क्यों ब्रेक किया? इस वजह से ब्रेक किया कि -पाई से पाई इवन फंक्शन है, तो 2 टाइम्स 0 टू पाई हो जाएगा, तो मुझे 0 से 3π/2 में एनालाइज करना पड़ेगा, -पाई से 0 वाला केस एनालिसिस नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि x sin x की डेफिनेशन चेंज होती रहेगी ना। जब जब sin x का साइन चेंज होगा, तो जितना कम हमें इंटरवल लेना पड़ेगा उतना बेटर होगा, इसलिए मैंने ऐसा किया, और कुछ नहीं। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई? यस सर। तो अब इसको मैंने लिख दिया 1/पाई² टाइम्स, ये जो पहला है -पाई से पाई को क्या लिख दिया, 2 टाइम्स 0 से पाई। अच्छा, 0 से पाई में ये पूरा एक्सप्रेशन पॉजिटिव है, x भी पॉजिटिव है और sin x भी पॉजिटिव है, तो हम मॉड हटा देंगे, 2 टाइम्स इंटीग्रल 0 टू पाई x sin x dx, एक इंटीग्रल, तो ये इवेलुएट करना आपको। प्लस अब यहाँ आ जाओ, पाई से 3π/2 इंटरवल में ये कौन सा क्वाड्रेंट है? थर्ड क्वाड्रेंट है। थर्ड क्वाड्रेंट में sin x नेगेटिव होता है, x तो पॉजिटिव है, ये पूरी क्वांटिटी नेगेटिव है, तो यहाँ भी आ जाएगा इंटीग्रल -x sin x dx, पाई से लेके 3π/2। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं? जल्दी बोलो। यस सर। अब ये माइनस को बाहर निकाल देना, बाहर जो प्लस साइन है इसको माइनस कर दो, तो रिमूव माइनस है, यहाँ माइनस कर दो। अब इसके बाद आप कर जाएंगे या मैं करके बताऊं? सर कर लेंगे सर। सभी लोग कर जाएंगे ना? देखो, जहां तक इस इंटीग्रल की बात है, इस इंटीग्रल में तो बाई पार्ट को हटाया भी जा सकता है, याद है कुछ? I is equal to integral 0 to pi x sin x dx. It is also
हाँ किंग्स प्रॉपर्टी लगा करके ये पाई माइनस एक्स साइन एक्स डी एक्स हो जाएगा, फिर दोनों को ऐड कर देंगे तो 2i इज इक्वल टू पाई टाइम्स इंटीग्रल 0 टू पाई साइन एक्स डी एक्स होगा, और 0 से पाई में साइन एक्स की एरिया होती है 2 यूनिट, तो ये 2 पाई हो जाएगा, तो आई की वैल्यू पाई आ जाएगी। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? तो आई पाई हो गया, ये वाला इंटीग्रल की वैल्यू पाई आ गई, और ये 2 पाई, तो मतलब ये आ गया 1/पाई² टाइम्स ये वाला, तो 2 पाई आ गया, चलेगा। लेकिन इसमें ऐसा कुछ जुगाड़ नहीं कर सकते, तो इसलिए इसमें तो हमें बाई पार्ट लगाना पड़ेगा। इसलिए मैं प्रेफर करता हूँ कि जब यहाँ बाई पार्ट लगाना पड़ेगा तो यहाँ भी बाई पार्ट ही लगा दो, ये प्रॉपर्टी लगाने की जरूरत नहीं है। बट एनीवे बाई पार्ट लगाएंगे, एक्स साइन एक्स का इंटीग्रल क्या आता है, इसको फर्स्ट फंक्शन मानेंगे और इसको सेकंड मानेंगे। बोलो जरा तो, माइनस एक्स कॉस एक्स cos x sin x माइनस एक्स cos x, बोलो sin x माइनस एक्स cos x, यही आएगा ना x sin x का इंटीग्रल। वैसे भी डेरिवेटिव करके भी देख लो, यही आएगा। और इसको हम इवेलुएट कर लेंगे पाई से लेके 3π/2 में, और जो कुछ आंसर आएगा उसको हम 1/पाई² से डिवाइड कर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो गेट मी द वैल्यू। चलो अब पूरा आंसर निकाल के बताओ, कर लेंगे वाली बात मत रखो, खत्म ही करो इसको। हाँ जी जल्दी बोलो आंसर, बोलो आंसर क्विक। 3π/2 पर ये हो गया कितना, -1, ये हो गया 0, तो -1 आया। और माइनस पाई पुट करने पर ये हो गया 0, ये हो गया पाई इंटू -1 प्लस पाई, -1 और -1 प्लस पाई, तो माइनस पाई आ गया, -1 माइनस पाई, तो आई वुड से इट इज 1/पाई², 2 पाई -1 माइनस पाई, यही है। इट इज इक्वल टू 1/पाई² टाइम्स 2 पाई माइनस माइनस प्लस 3 पाई प्लस 1, तो आंसर आ रहा है 3/पाई प्लस 1/पाई²। एक बार कैलकुलेशंस चेक कर लेना, अगर इफ आई हैव नॉट कमिटेड एनी कैलकुलेशन एरर देन ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऑप्शन डी इज करेक्ट। वैसे आंसर क्या है चेक करके बता देना मुझको। ये क्वेश्चन नंबर T4 का फर्स्ट क्वेश्चन था। हाँ ठीक है, फर्स्ट के बाद अगला तुम्हारा डाउट था T4 का फोर्थ क्वेश्चन पे चलो। T4 fourth question says the value of 0 to 2 pi zint of mod of sin x plus mod of cos x dx, where gint x is in greatest integer part of x equal to π/2 π3 π/2 2 pi। हाँ जी, कौन बताएगा कि क्या करना चाहिए इसमें? सबसे पहली बात तो ये जो फंक्शन है इसका पीरियड पाई है, हाँ या ना? यस सर। और अगर इसका पीरियड पाई है तो पूरे फंक्शन का पीरियड भी पाई है, क्योंकि जिंट लेने पर तो पीरियड चेंज होगा नहीं, जिंट एफ का पीरियड वही होगा जो एफ का पीरियड होगा। और देयरफॉर इसको हम पीरियोडिक वाली प्रॉपर्टी से लिख सकते हैं 2 टाइम्स इंटीग्रल 0 टू पाई जिंट ऑफ मॉड साइन एक्स प्लस मॉड कॉस एक्स। बोलो हाँ या ना? यस। और अगर आप ये बोल सकते हो तो एक बात ये भी बोल सकते हो कि अगर ये फंक्शन एफ है तो एफ ऑफ पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स। है कि नहीं?
साइन पाई माइनस एक्स, साइन एक्स रहेगा, कॉस पाई माइनस एक्स, माइनस कॉस होगा लेकिन मॉड है तो वापस वो भी आएगा, तो यही फंक्शन रिपीट कर जाएगा। क्लियर है? यस सर। इसका मतलब है कि ये सिमेट्री है, सिमेट्रिक अबाउट x इक्वल टू पाई बाई टू, क्योंकि इसी का मतलब होता है एफ ऑफ पाई बाई टू प्लस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ पाई बाई टू माइनस एक्स। एक्स को एक्स प्लस पाई बाई टू कर दो तो ये चीज प्रूव हो जाएगी। मतलब पाई बाई टू के लेफ्ट और राइट में ग्राफ सेम है, तो इसका मतलब है इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ भी ऐसे बोल सकते हैं, टू पाई माइनस एक्स करने पे कोई चेंज नहीं हुआ, इसलिए ट्वाइस जीरो टू पाई। मतलब हम लोग प्रॉपर्टी लगा रहे हैं टू ए माइनस एक्स वाली, जीरो टू टू ए एफ एक्स डी एक्स इज टू टाइम्स जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स वाली। तो फिर से वही लगेगा, टू टाइम्स जीरो टू पाई बाई टू जिंट ऑफ मॉड साइन एक्स प्लस मॉड कॉस एक्स डी एक्स। हेलो, इज दैट क्लियर? यस सर। अब जीरो से पाई बाई टू में साइन और कॉस दोनों पॉजिटिव होते हैं, और अगर दोनों फंक्शन पॉजिटिव हैं, साइन भी पॉजिटिव है और कॉस भी पॉजिटिव है, तो ऑब्वियस ही बात है कि मॉड का कोई सिग्निफिकेंस नहीं रह जाता, मॉड हट जाएगा। बोलो। यस सर। और साइन एक्स प्लस कॉस एक्स की वैल्यू जीरो से पाई बाई टू में क्या होगी? तो साइन प्लस कॉस कैसा फंक्शन होगा जीरो से पाई बाई टू में? मैक्स वैल्यू क्या होगी? मैक्स वैल्यू पाई बाई फोर पर होगी, क्योंकि साइन प्लस कॉस की मैक्स वैल्यू रूट टू होती है। यस सर। अगर साइन प्लस कॉस फंक्शन को देखोगे ना, तो जीरो पर वैल्यू वन आएगी और पाई बाई टू पर वैल्यू भी वन आएगी, और पाई बाई फोर पर वैल्यू रूट टू आएगी। मतलब ऐसा फंक्शन है, ऐसा। मानते हो कि नहीं मानते हो? यस सर। तो एक बात बिल्कुल क्लियर है कि आई कैन क्लेम दैट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का जो ग्राफ है, मतलब है कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स की जो रेंज है वो 1 से लेके रूट टू के बीच लाई कर रही है इस इंटरवल में। हाँ या ना? जस्ट प्लीज लेट मी नो क्विक। मिनिमम वैल्यू 1 है, फिर इसके बाद फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, मैक्सिमम वैल्यू रूट टू ले रहा है, फिर फंक्शन डिक्रीज कर रहा है और वापस वैल्यू 1 ले रहा है। अरे इसको डिफरेंशिएट करके भी देख सकते हो, साइन प्लस कॉस का डेरिवेटिव निकाल लो और फिर वहां से प्रूव कर दो जीरो से पाई बाई फोर में वो इंक्रीजिंग है, उसके बाद डिक्रीजिंग है। सब कुछ ये आपके सामने है, ऐसी कोई बात नहीं, बात मैं कर रहा हूँ जो फॉरेन हो, आप हर चीज को इंटरप्रेट कर सकते हैं। क्लियर है कि नहीं? यस सर। यस सर। और अगर ये बात सही है तो इसका जिंट क्या हो गया? अगर कोई नंबर 1 से रूट टू है तो उसके जिंट की वैल्यू क्या होगी? 1 हुई। ये 2 था, एक 2 और आया था बेटा, तो 2 इंटू 2 हो गया था यहाँ पर, मतलब ये 4 हो चुका था यहाँ पर 4 टाइम्स। हाँ, 4 टाइम्स 1 dx, आंसर आया 4 टाइम्स पाई बाई टू, दैट इज 2 पाई। क्लियर है? यस सर। यस सर। तो फोर्थ क्वेश्चन का आंसर डी आएगा, डी। अगर किसी को कोई डाउट है तो प्लीज लेट मी नो। क्यों भाई? वासु, शिवानी, क्लियर है? यस सर। ठीक है, इसके बाद में फोर्थ के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ एंड सिक्स्थ। टेक्सचुअल एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 5, 4 का क्वेश्चन नंबर 5 देखो। 5 में दिया 2 पाई से 5 पाई कॉट इनवर्स ऑफ tan x dx। टू पाई से 5 पाई बोल रहे हैं, बोलो क्या करें, कैसे सॉल्व करें इसको? आपको एक बात पता है कि cot इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई टू माइनस tan इनवर्स x। वेरी करेक्ट। इसको लिख सकते हैं 2 पाई से 5 पाई
पाई बाय 2 माइनस tan इनवर्स ऑफ tan x dx। अब एक तो क्लियर खत्म हो गया, पाई बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय x 2 पाई से 5 पाई, ये तो कांस्टेंट था, माइनस 2 पाई से 5 पाई tan इनवर्स ऑफ tan x dx। इसके बाद क्या करेंगे शिवानी जी बताइए? ये वाला कहानी तो खत्म, 5 पाई माइनस 2 पाई 3 पाई, 3 पाई को पाई बाय 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये तो आ जाएगा। रही बात इसकी, इसमें क्या करें मिस शिवानी? tan इनवर्स tan x 2 पाई से 5 पाई क्या करें? पीरियोडिक वाली प्रॉपर्टी अप्लाई कर देंगे। पीरियोडिक वाली प्रॉपर्टी अप्लाई कर दे। tan इनवर्स tan x पीरियोडिक फंक्शन है, उसका पीरियड भी पाई है। यस सर। तो इसको पीरियोडिक प्रॉपर्टी से लिखना चाहेंगे तो आप लिखेंगे nt टू mt, तो m माइनस nt, तो 5 माइनस 2 टाइम्स। सर वहाँ पे -2 दैट्स व्हाई वहाँ पे 7 हो जाएगा। कहाँ कहाँ माइनस है? सर -2 पाई टू 5 पाई लिमिट है। अच्छा -2 पाई था, वो आई डिडंट ऑब्जर्व दैट। तब तो यहाँ पर भी -2 पाई था, यहाँ भी -2 पाई था। ओके, -2 पाई से 5 पाई है, तो एनीवे यहाँ पर भी कितना हो गया? 7 पाई हो गया। इसको भी देख लेना, ये 7 पाई है, और यहाँ पर भी 5 माइनस -2, तो 5 + 2 हो जाएगा। 5 + 2 टाइम्स 0 टू t मतलब पाई, पाई tan इनवर्स tan x, और 0 से पाई में tan इनवर्स tan x की वैल्यू क्या हो जाती है? सर x 0 टू पाई बाय 2 में x हो गया और पाई बाय 2 टू पाई में x माइनस पाई हो जाएगी। ठीक है, तो ये आंसर तो आ गया 7 पाई स्क्वायर बाई 2 माइनस 7 टाइम्स, इसको 0 से पाई बाई 2 के लिए आप x लिख देंगे, तो 0 से पाई बाई 2 x dx प्लस पाई बाई 2 से पाई माइनस पाई प्लस x dx, है ना? tan इनवर्स tan x का ग्राफ, यस सर, -5 + x। चलो रिकॉल हो गया, तो -पाई प्लस x dx। अब तो सॉल्व हो जाएगा, अब तो कोई इसमें टर्निंग पॉइंट नहीं रह गया, सारा कुछ प्लेन है, क्लियर है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि आप जरूरी नहीं कि ऐसे सोचो, आप ऐसे भी सोच सकते हो। ग्राफ को अगर पूरा देखो इसका, तो यहां से भी बात समझ में आ जाएगी। एरिया निकालनी ना आपको ऐसे, तो जैसे 0 से पाई बाई 2, तो ये वाली एरिया आ रही है ऐसे देखो, तो tan इनवर्स tan x का ग्राफ तो पता ही है आपको, तो ये ऐसे एरिया आएगी, ये वाली एरिया ऐसे बनती रहेगी, एरिया ऐसे। तो ये पाई है, ये 2 पाई है, ये 3 पाई है, ये 4 पाई है। तो आपको अगर 0 से पाई वाली एरिया कैलकुलेट करें सिर्फ, तो ये एरिया आ रही है, दिस ट्रायंगल एंड दिस ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल मिला करके एक स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि ये पाई बाई 2 है और ये भी पाई बाई 2 है। तो पाई बाई 2 का पाई बाई 2 हाइट है, पाई बाई 2 परपेंडिकुलर है, और इसका बेस भी है, तो हाफ इंटू पाई बाई 2 इंटू पाई बाई 2, ये वाले ट्रायंगल का एरिया आया, तो इसका डबल कर देंगे, तो पाई स्क्वायर बाई 4 आ जाएगा ऐसा। अब एक आ गया, इस तरह से देख लो कितने पीरियड्स हैं, तो 7 पीरियड्स ऐसे आएंगे, तो 7 टाइम्स पाई स्क्वायर बाई 4 कैलकुलेट हो जाएगा पूरा सिंप्लीफाई करके। यहां से भी कैलकुलेशन करके वही आएगा, लेकिन अगर ग्राफ पे देख लेंगे तो फास्ट हो जाएगा, ठीक है? तो 7 पाई स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा। एम आई राइट? और ये वाला भी था ना, ये वाला अलग है, 7 पाई स्क्वायर बाई 2 अलग है, तो बेसिकली आंसर जो आएगा वो तुम्हारा आएगा 7 पाई स्क्वायर बाई 2 माइनस 7 पाई स्क्वायर बाई 4। एक बार चेक कर लेना, तो 7 पाई स्क्वायर बाई 4 आना चाहिए। एक बार इसको चेक भी कर लेना, कहीं पर हो सकता है कि कैलकुलेशन में इश्यू आ रहा हो कुछ।
ठीक है, तो डू चेक इट वंस मोर, स्पेशली जहां तक मैं देख रहा हूं कि -2 पाई से कर रहे हैं ना, -2 पाई से 5 पाई में 7 इंटरवल तो है, तो क्लियर है। -2 पाई से -पाई तो 7, और एक इंटरवल में जो एरिया आ रही tan इनवर्स tan x की है, तो यही आ रही है, यही आना चाहिए जी। 5th क्वेश्चन के बाद चलो, 5th के बाद अगला तुम्हारा था 6th, फिर 10th। 6th क्वेश्चन देखो, 6th क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, देखो जी 6 में, the value of -1 to 3 fractional part of fractional part है कि नहीं, where gent denote the greatest integer function and fractional part के बारे में बात नहीं करी है, तो curly bracket को आपको नॉर्मली यूज करना पड़ेगा एनीवे। तो ये ऐसा होगा, ऐसा mod of x minus 2 प्लस gent of x dx, ऐसा दिया। अब बताओ इसमें क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत है तो बोलो। ये gent x है, तो इसका तो -1 से 3 निकाल ही सकते हैं, और इसका भी -1 से 3 निकाल सकते हैं, तो इसको ब्रेक कर दो ऐसा, -1 से 2 प्लस 2 to 3, -1 से 2 में ये क्या हो जाएगा, x की वैल्यू 2 से छोटी है, तो ये नेगेटिव है, तो 2 - x dx, और 2 से 3 में हो जाएगा ये x - 2 dx, प्लस gent x की बात करें तो gent x की -1 से 0 -1 dx, 0 से 1 1 0 dx, 1 से 2 1 dx, 2 से 3 2 dx, एंड 3 से 4 ना, बस 2 से 3 ही जाना है, आगे नहीं जाना। इवेलुएट कर लो, यू गेट द आंसर। क्लियर है? अच्छा, एक तो ये हो गया, आंसर निकाल के बताओ जरा क्या आ रहा है। और बेस्ट पार्ट ये है ना कि इसको इवेलुएट करने के लिए मैं ऐसे इंटीग्रल इवेलुएट करने से बेटर मैं ये समझता हूं कि ग्राफिकली सोचो। mod x - 2 का ग्राफ कैसा होता है आपको अच्छी तरह से पता है। mod x के ग्राफ को 2 पर शिफ्ट कर लिया ऐसे, ऐसा, और इसको हम इवेलुएट, इसका एरिया चाहते हैं, कौन सा एरिया चाहते हैं, तो एरिया चाहते हैं -1 से लेके 3 तक, तो -1 पर वैल्यू इसकी क्या होगी, -1 पर वैल्यू होगी 3, ऐसा, ये चीज 3 है और ये 2 है, और 3 पर वैल्यू क्या होगी, 3 पर वैल्यू होगी 1, तो ये एरिया निकल सकती है कि नहीं, जल्दी बताओ। ये और ये एरिया निकाल नहीं सकते आप, सीधे एरिया निकाल लो, हाफ इंटू ये कितना बेस हो गया, ये -1 है, बेस 3 है, हाइट भी 3 है, तो आ गया हाफ इंटू 3 प्लस हाफ इंटू 1, तो ये पूरा इंटीग्रल का वैल्यू जो आएगा ना वो 9/2 प्लस हाफ 10/2, मतलब ये 5 आएगा। इसी तरह से ये वाला इंटीग्रल का एरिया, वो तो जेंट वाली एरिया, ये तो डायरेक्ट आंसर आ रहा है 5 प्लस इसका आंसर क्या आएगा, -1 प्लस 0 प्लस 2 एरिया मतलब इंटीग्रल की वैल्यू, ये 2 आ गया, अरे नहीं 2 नहीं, 1 + 2, जल्दी बोलो, 1 + 2, 2 टाइम्स 3 - 2 इज, तो फाइनल आंसर देखो तो ये 1 और 1 भी कैंसिल हो गया, तो 5 + 2 7 आ गया आंसर 7, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट।
तो जहां पर नॉन फंक्शंस मिले जिनका एरिया वगैरह निकालना लीनियर फंक्शंस टाइप के हैं, रेगुलर फिगर्स फॉर्म हो रहे हैं, तो वहां पर आप एरिया से ही इवैल्यूएट कर लो, आप कैलकुलेशन में मत पड़ो ज्यादा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट पंडित जी? यस सर। सभी लोगों को समझ में आ रही बात ना? थोड़ा सा स्मार्टली वर्क करना पड़ेगा, जहां जो चीज मतलब आपका बेसिक पर्पज होना चाहिए कि कामचोरी, कामचोरी का मतलब कि कम से कम एफर्ट से और कम से कम टाइम में आंसर जिससे आया वो करना। तो उसके लिए दिमाग को हमेशा अलर्ट रखना पड़ेगा, क्लेवरली काम करना पड़ेगा। छठे क्वेश्चन के बाद में सर अगला, हमें ये कैसे पता चलेगा कि ग्राफ बना के ही करना है या इंटीग्रेशन से करना है? oh that's a great question. Anyone in the class who can just answer his question? दीक्षांत के डाउट का आंसर कौन कर सकता है क्लास में कि कैसे पता चलेगा कि, और इनफैक्ट ये आप ही को पता चलेगा, जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहा होगा उसी को ही पता चलेगा, दूसरे को पता चल भी नहीं सकता। सर जिनका नोन होगा उनका तो बना के कर सकते हैं। जिनका जो फंक्शंस का ग्राफ नोन है, और ग्राफ नोन होने से नहीं होता है, ग्राफ तो आपको tan x का भी नोन है, लेकिन अब tan x की एरिया थोड़ी निकाल सकते हैं आप 0 से π/2 के बीच में, 0 से 2π/3 के बीच में डायरेक्ट बिना कैलकुलेशन के। तो जिन फंक्शंस की बाउंड्री स्ट्रेट लाइंस के फॉर्म में होती है, ऐसे जैसे जिंट x है, मॉड x है ना, या रेगुलर फिगर साइन x, साइन एक्स का एरिया कुछ कुछ जानते हो ना आप, साइन एक्स का एरिया जान गए हो, कॉस के एरिया जान गए हो, 0 से π/2 वाली, अगर 0 से π/4 होगी तब नहीं, या सर्कल, इलिप्स, इन सब के एरिया भी आप जानते हो। तो जिन जिन फंक्शंस के एरिया आप जानते हो, जिंट, फ्रैक्शनल पार्ट, मॉड्यूलस से रिलेटेड फंक्शन क्योंकि वो ट्राइंगल्स में ब्रेक हो जाएगा, या साइन एक्स की एरिया, अगर π/2 में, π/2 के मल्टीपल में लिमिट्स हैं तो कॉस एक्स की एरिया, इलिप्स की एरिया, ये सब आप जानते हो। तो वो जहां इन्वॉल्व हो रहे हैं वहां पर अगर आपको लगता है कि ग्राफ से एरिया से निकल सकता है तो एरिया यूज करो, दैट्स इट, सिंपल। और अभी प्रैक्टिस में यूज करो यार, तुम्हें एग्जाम में अपने आप समझ में आ जाएगा कि कहां पर तुम्हें एरिया जो है ग्राफ से निकालनी है और कहां वैसे करना है। आगे चलिए जी, 6th के बाद 10th क्वेश्चन पे चलिए। 10th क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन क्या है? 10th क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि fx be an odd function in the interval -t/2 to t/2 with period t। क्या क्या दिया हुआ है? fx odd है, और -t/2 से t/2 में डिफाइंड है, ऐसा कुछ बोल रहे हैं, और पीरियड t है। ओके, अगर कोई फंक्शन ऑड है और कॉन्टिन्यूअस है तो 0 पर उसकी वैल्यू 0 होगी, और t पीरियड है। ओके, फिर दिया इन्होंने कैपिटल fx इज 0 to x ft dt। बोल रहे हैं ये फंक्शन दिस इज पीरियोडिक विद पीरियड t, नॉन पीरियोडिक, पीरियोडिक विद पीरियड 2t, पीरियोडिक विद पीरियड t। बोलो ये फंक्शन कैपिटल fx कैसा फंक्शन होगा? 0 से x पीरियोडिक होगा, नॉन पीरियोडिक होगा, पीरियोडिक होगा पीरियड t होगा, या पीरियोडिक होगा पीरियड 2t होगा? क्या करेंगे? जल्दी बोलो। रफली इस फंक्शन का ग्राफ जो होगा वो कुछ ऐसा, मतलब कि -t/2 से t/2 अगर बोलो तो ऐसा कुछ ग्राफ होगा, ऐसा कुछ ग्राफ होगा ऐसा।
अप्रोक्सीमेटली मैं बोला, जरूर नहीं कि यही हो, कुछ भी हो सकता है, बट इस तरह से सिमेट्रिक सा होगा। और ऑड फंक्शन है ये इन्होंने बताया है आपको, और फिर बोल रहा है पीरियोडिक है और पीरियड टी है, ये वाला फंक्शन पीरियोडिक भी है पीरियड टी है। तो जो इसका इंटीग्रल होगा वो कैसा फंक्शन होगा ये बताना है आपको। तो एफ डैश एक्स के बारे में बोल सकते हो, एफ डैश एक्स क्या होगा, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एफ टी, एंड एफ टी पीरियोडिक है विद पीरियड टी। तो किसी फंक्शन का डेरिवेटिव अगर पीरियोडिक है तो वो फंक्शन भी पीरियोडिक ही होगा, क्योंकि डेरिवेटिव जो है उस फंक्शन का वो अपनी वैल्यूज को रिपीट करेगा। रेट ऑफ चेंज का एक पाई इंटरवल के बाद उसका रेट ऑफ चेंज वापस वही आएगा। स्मॉल एफ एक्स नहीं आना चाहिए। कहां पर, एफ डैश एक्स। हाँ एफ नहीं, स्मॉल एफ एक्स बोलो, एफ टी नहीं, एफ एक्स लिख दो, स्मॉल ही लिख रहा हूं मैं यहाँ पर। अब इसको ऐसे सोचो ना कि अगर एफ एक्स पीरियोडिक है तो एफ डैश एक्स पीरियोडिक होगा, अगर एफ एक्स पीरियोडिक है तो एफ डैश एक्स पीरियोडिक होगा। कैसे, बोलो भाई। फंक्शन पीरियोडिक है तो उसका डेरिवेटिव पीरियोडिक होगा, ये बात बोल सकते हो कि नहीं। यस। एफ ऑफ एक्स प्लस टी इज इक्वल टू एफ एक्स, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, आएगा एफ डैश एक्स प्लस टी इज इक्वल टू एफ डैश एक्स। मतलब है कि कैपिटल, और या ऐसा भी बोल सकते हो, एक तो ये आपको क्लियर हो गया। दूसरी बात, यहां से हम ये भी तो बोल सकते हैं कि अगर ये दोनों फंक्शन इक्वल है तो उनका एरिया भी सेम होगा। तो ये भी बोल सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स प्लस टी का एरिया जो होगा विल बी इक्वल टू इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स। सिर्फ चेंज क्या आएगा कि जब x जो है वो 0 से x है तो ये वाला जो है ये हो जाएगा, x पे t कर रहे हैं ना, तो 0 to t। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है जी। तो दिस विल बी पीरियोडिक फंक्शन with period t because 0 to t/2 जो एरिया आएगी ना, मतलब माइनस t/2 से t/2 जो एरिया आ रही है फंक्शन की वो 0 आ रही है। एरिया मतलब जो इंटीग्रल की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो इसका मतलब है कि ये फंक्शन भी पीरियोडिक होगा। जैसे एक एग्जांपल ले लो, कोई भी ऐसा फंक्शन लो, ऑड फंक्शन जो साइन एक्स ले लो, साइन एक्स इज ऑड, पीरियड इसका क्या है, पीरियड इज से 2 पाई। तो साइन एक्स का जो इंटीग्रल होगा 0 to x साइन एक्स डी एक्स करो तो क्या आएगा, आएगा माइनस कॉस एक्स। माइनस कॉस एक्स इवेल्युएटेड 0 to x, क्या वैल्यू आएगी इसकी, माइनस कॉस एक्स
माइनस माइनस 1, तो 1 प्लस 1, 1 माइनस कॉस एक्स, 1 माइनस कॉस एक्स इज ऑल्सो पीरियोडिक विद पीरियड 2 पाई। तो 2 पाई से पीरियोडिक होगा ये भी। आपको टेस्ट करने के लिए कुछ इस तरह से जाना पड़ेगा, एफ ऑफ एक्स प्लस टी इज इक्वल टू 0 टू एक्स प्लस टी एफ टी डी टी, ऐसा लिखना पड़ेगा। और फिर इसको लाना पड़ेगा यहां पर 0 टू एक्स एफ टी डी टी या इसको थोड़ा सा ब्रेक कर सकते हैं, ऐसे भी सोच सकते हैं। एक्स प्लस टी है और हम एक्स लाना चाहते हैं ना, तो टी की जगह पर एक्स प्लस टी है और टी अगर मैं हटाना चाहता हूं तो टी प्लस टी। ऐसा देखो, ये कैपिटल टी है, तो इसको लिख दो आप इंटीग्रल एफ ऑफ टी प्लस कैपिटल टी डी टी, और यहाँ पर आ जाएगा माइनस टी और यहाँ आ जाएगा एक्स, और फिर इसको लिख दो माइनस टी से 0 एफ टी डी टी, क्योंकि एफ ऑफ टी प्लस टी इज एफ टी, क्योंकि टी कैपिटल टी पीरियड है, और प्लस 0 टू एक्स एफ टी डी टी। तो बेटा ये वाला फंक्शन तो वापस एफ एक्स ही आ जाएगा और ये वाला कुछ कांस्टेंट आएगा, है ना, तो इसको लिख दो कांस्टेंट के प्लस कैपिटल एफ एक्स। तो हमने ये प्रूफ किया कि एफ ऑफ एक्स प्लस टी इज इक्वल टू के प्लस एफ एक्स। ठीक है, अब ये के की वैल्यू आप शो कर सकते हो, ऑड फंक्शन है ना, तो के की वैल्यू 0 आएगी, के विल बी 0। रीजन बीइंग कि के जो है एक पीरियड है और हम यहां दिखा चुके हैं कि एक पीरियड में एरिया ऑड फंक्शन है तो 0 आएगी, तो के की वैल्यू 0 आएगी। तो ये आ गया तुम्हारा कि कैपिटल एफ ऑफ एक्स प्लस टी इज इक्वल टू कैपिटल एफ एक्स, मतलब ये पीरियोडिक विद पीरियड टी है। ये जनरल प्रूफ हो गया। तो आप जनरल प्रूफ भी दे सकते हो, आप एक स्पेसिफिक एग्जाम्पल लेकर के भी आपने दिखा दिया, और अदरवाइज तो है ही कि अगर थोड़ा कन्वर्सली सोचो तो डायरेक्टली दिख रहा है, तो कन्वर्स वाला आप बेशक हटा सकते हो, इसकी बात मत करो, ये सब हटा दो, ये आर्ग्यूमेंट को मत दो, दैट्स इट। तो ये था क्वेश्चन नंबर 10। क्लियर है? अगर किसी को कोई डाउट है तो मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूं। क्लियर है जी? यस सर। यस सर। इसके बाद क्वेश्चन था तुम्हारा जी 11th 15th 16th। क्वेश्चन नंबर 11th देखो, gx एक फंक्शन है, डिफाइन किया गया है 0 टू x एफ टी डी टी। जहां पर एफ टी के बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है कि एफ टी लाइज 0 to half to 1, ft lies half to 1 for all t belonging to 0 to 1, and 0 to half if t belongs to 1 to 2, ये दिया हुआ है। तो बोल रहे हैं कि g of 2 क्या होगा, g of 2 के बारे में कुछ बात करनी है। तो देखो g of 2 की बात करोगे, g of 2, तो इसका मतलब है कि यू आर टॉकिंग ऑफ 0 to 2 ftdt। 0 से 1 में डेफिनेशन अलग है, 1 से 2 में डेफिनेशन अलग है, तो इसको ब्रेक कर दें हम 0 to 1 ftdt प्लस
1 to 2 ft dt। क्लियर है कि नहीं? नाउ बिकॉज ft के बारे में इंफॉर्मेशन अवेलेबल है बाउंडेडनेस की, तो हम बोल सकते हैं क्या कि सिंस, ये फर्स्ट वाली चीज को देखो ध्यान से, क्या 0 to 1 half dx is less than equal to 0 to 1 ft dt less than equal to 0 to 1 dx। डोमिनेंस रूल, एग्रीड भाई? Yes, अगर sir. ft की वैल्यू हाफ से 1 है तो यही तो होगा। तो इसका मतलब है कि 0 से 1 ft dt जो है, 0 to 1 ft dt की रेंज क्या आ रही है? तो ये वैल्यू लाई करेगी हाफ से 1 के बीच में, 1/2 से 1 के बीच में। सिमिलरली जो 0 to rather 1 से 2 ft dt, 1 to 2 ft dt will lie between 0 dx या 0 dt इंटीग्रल 0 से rather 1 से 2 0 dt and less than equal to इंटीग्रल 1 से 2 1 dt। तो बात क्लियर हो गई कि ये हो गया 0, ये हो गया 1 से 2 ft dt डोमिनेंस रूल से, और ये हो गया तुम्हारा 1 times 2 minus 1 is 1। क्लियर है? Yes, sir. अब ये दोनों इंटीग्रल्स को ऐड कर दो तो क्या आएगा? इसकी वैल्यू मैक्सिमम क्या आएगी और मिनिमम क्या आएगी पता चल गया। इसकी वैल्यू मैक्सिमम क्या आएगी और मिनिमम क्या आएगी पता चल गया। हमें क्या पूछा था? इसका रेंज और इसका। तो व्हाट कैन बी द लीस्ट वैल्यू? g(2) की मिनिमम वैल्यू क्या आ सकती है? तो g(2) मिनिमम कब होगा? जब ये भी मिनिमम हो जाए और ये भी मिनिमम हो जाए। बोलो। अरे बता दो भाई। व्हाट इज Yes. g(2) मिनिमम? व्हाट इज g(2) मिनिमम? हाफ। एंड व्हाट इज g(2) मैक्सिमम? g(2) मैक्सिमम कितना है? g(2) की मैक्स वैल्यू कितनी आ रही है? 2. So 3/2. 1.5 है? नहीं सर जो 1 to 2 के लिए लिमिट थी वहां पे जो होता ना इंटीग्रल हाफ dt आएगा। 1 से सर जो लिमिट्स 1 to 2 है हाँ उसमें राइट ओके। हैंड साइड 1 से 2 में जो आ रहा है वो आ रहा है क्या दिया होता है एक्सप्रेशन को एक बार फिर से देखो तो। 1 से 2 में ft की वैल्यू 0 से हाफ दिया हुआ ना। ft 0 से हाफ दिया हुआ। तो मैक्स वैल्यू क्या हो सकती है? हाफ। 0 से हाफ दिया हुआ, ये 1 नहीं दिया हुआ है, इसको थोड़ा सा सही है, हाफ dt है और इसलिए यहाँ पर हाफ हो जाएगा। तो 1.5 हो गया बेटा, 1 + हाफ। तो आ गया g(2) वेयर इज हाफ टू 3/2। ये तो हो गया कि आप बिल्कुल तरीके से करके दिखा रहे हो तो ऐसा हुआ। अदरवाइज भी देखो थोड़ा सा। अब इसी बात को कैसे ग्राफिकली कैसे सोचते हैं ये भी देखो। 0 से 2 चाहिए हमें। ये 0 है, ये 1 है और ये 2 है। 0 से 1 में फंक्शन के बारे में क्या दिया बोलो? 0 से 1 में फंक्शन की वैल्यू मैक्स क्या है? 1। तो अगर फंक्शन को कांस्टेंट ही मान लो, मैक्सिमम क्या हो सकता है? तो मैक्सिमम तो यही हो सकता है ना।
और 1 से 2 में मैक्स वैल्यू क्या हो सकती है? अगर एफ टी की वैल्यू 0 से हाफ है तो मैक्सिमम इंटीग्रल की वैल्यू क्या हो सकती है जब एफ टी कांस्टेंट हो जाए हाफ पे? तो हाफ ऐसा, तो ये हाफ है और ये 1 है, मतलब ये एरिया मैक्सिमम हो सकती है, मतलब जी ऑफ 2 की ये मैक्स वैल्यू हो सकती है। मैक्स वाली बात समझ में आ गई? तो ऑब्वियसली 1/1 का स्क्वायर और हाफ बाई 1 का स्क्वायर, तो ये मैक्स वाली वैल्यू, तो मैक्स एरिया आ गई हाफ, 1 + हाफ 3/2, ये जी ऑफ 2 मैक्स आ गया। अब मिनिमम की बात कर लेते जरा। मिनिमम 0 से 1 में मिनिमम क्या हो सकता है? एफ टी की वैल्यू, एफ टी की वैल्यू मिनिमम हाफ है, तो यहां पर हम हाफ कर लें, हाफ, तो ये एरिया मिनिमम हो गई ये वाली, क्योंकि हाफ से छोटा नहीं हो सकता एफ टी। और 1 से 2 में एफ टी की वैल्यू लीस्ट क्या हो सकती है? 0, तो यहाँ तो 0 फंक्शन हो गया ऐसे, यहाँ पर 1 हो जाए, यहाँ पर 0 हो जाए, तो ये एरिया आ गई तुम्हारी जो ब्लू कलर से शेडेड है, ये जी ऑफ 2 मिनिमम आ गई, ये आ गया 1/2। तो अब ये से बात है कि लीस्ट वैल्यू 1/2 और ग्रेटेस्ट वैल्यू 3/2 है, तो 1/2 से 3/2 के बीच लाई करेगा, मतलब आंसर ऑप्शन बी करेक्ट है। दोनों तरीके से बात समझ में आ गई कि नहीं, ये बताऊं? 11th क्वेश्चन दोनों तरीके से क्लियर है? यस सर। 11th के बाद में तुम्हारा 15th और 16th क्वेश्चन। नंबर 15 देखो, 15th क्वेश्चन में जो दिया गया आपको ये है fx इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 2 to x dt अपॉन 1 + t स्क्वायर, 1 + t की पावर 4 का रूट, and g be the inverse of f and gx is f inverse x, then the value of g dash 0, then आपको चाहिए g dash 0 चाहिए। हाँ जी, कौन बताएगा? डिफरेंशिएट कर दो fx को, fx को डिफरेंशिएट कर दो। ठीक है, फिर सर fx g ऑफ fx g fx को डिफरेंशिएट तो कर दिया ये लो, f डैश x तुम बोल रहे हो ना, तो f डैश x इज इक्वल टू लीबनिज फार्मूला लगेगा 1/√of 1 + x to the power 4 into x का डेरिवेटिव 1 - 0, ये आ गया f डैश x। फिर g ऑफ fx हमें x दे रखा है। हाँ ये बात सही है, f of gx x है, होता है, ये भी बात सही है। फिर इसे डिफरेंशिएट कर दो, तो ये आ गया तुम्हारा f डैश ऑफ gx इंटू g डैश ऑफ x, चेन रूल से इक्वल टू 1, तो यहां से आ जाएगा g डैश x इज इक्वल टू 1/f डैश gx। अब हमें g डैश 0 चाहिए था, तो आ गया 1/f डैश ऑफ g ऑफ 0। f डैश मेरे को पता है, बट g0 जब तक नहीं पता चलेगा, तो मान लो कि g ऑफ 0 कोई नंबर है k, इसका होता है f इनवर्स 0 की वैल्यू k है, मतलब f ऑफ k 0 होना चाहिए। तो फंक्शन पर किस इनपुट पर आउटपुट 0 है, मतलब fx का रूट क्या है, ये बता दो। f0 कब है, बोलो? x x = 2 पे। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि ये पॉजिटिव वैल्यूड फंक्शन है, तो जब तक अपर लोअर लिमिट सेम नहीं होगी तो वैल्यू नहीं आ सकती। मतलब f ऑफ 2 0 है, देयरफॉर k = 2, k की वैल्यू 2 यहाँ डाल दो, 1/f डैश ऑफ g0 k था ना, तो 2 आ गया, f डैश 2, और f डैश x यहाँ आया, तो f डैश 2 की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी, क्या आएगी? 1/√17।
तो यहाँ पर डाल दिया 1/1/√17, तो इट इज इक्वल टू √17। क्लियर है? डेरिवेटिव में इस तरह के क्वेश्चन कर चुके हैं, प्रॉब्लम कॉन्सेप्ट वही है जो डेरिवेटिव में हम लोगों ने किया था, फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पर इंटीग्रल इन्वॉल्व हो गया, तो लिबनिज रूल से f' निकालने के लिए आपको लिबनिज रूल लगाना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट वही है, बातें वही है। क्लियर है जी? 15 कोई डाउट तो नहीं किसी को? अरे प्रॉम्प्टली बोलते जाओ यार, फटाफट, मतलब आपको ये जितने टाइम में क्वेश्चन सॉल्व होता है उतने टाइम में तो आप बताते हैं मुझको कि हाँ ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन था तुम्हारा 15 के बाद में 16, 21, 27, 28। 16th क्वेश्चन, 16th क्वेश्चन में लिमिट, अच्छा जी, k टेंडिंग टू 0, 1/k 0 से k 1 प्लस साइन 2x, यार क्यों पूछा है इसको, 1 प्लस साइन 2x की पावर 1/x एंड dx ये दिया। इट इज इक्वल लिमिट k अप्रोचिंग टू 0, 0 to k 1 प्लस साइन ऑफ 2x होल टू द पावर 1/x dx डिवाइडेड बाई k है। ये 0/0 फॉर्म है, क्योंकि k टेंडिंग टू 0 तो ये भी 0 हो जाएगा, 0/0 फॉर्म है, तो अप्लाई LHR, लेफ्ट एल ऑर्बिटल रूल यूज करो तो आ जाएगा लिमिट k टेंडिंग टू 0, नीचे तो k के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें 1 आएगा, ऊपर k के रिस्पेक्ट में लेबनिज फार्मूला से करेंगे तो 1 प्लस साइन ऑफ 2k रेज टू द पावर 1/k। क्लियर है? हेलो, जल्दी बोलो भाई, पास ऑन करो फटाफट जल्दी से, हाँ या ना। नहीं बोलोगे तो मैं मान लेता हूँ हाँ ही है, मौनम पांडित्य लक्षणम। तो k टेंडिंग टू 0 पर ये क्या आएगा बताओ भाई, अब ये लिमिट तो आ ही जाएगी, हाँ 1 टू द पावर इन्फिनिटी फॉर्म है, वो तो बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। तो 1 प्लस साइन 2k 1/sin 2k इंटू साइन 2k बाई 2k इंटू 2, तो ये वाली लिमिट तो e हो गई और ये वाली 1 हो गई, तो इट इज इक्वल टू e²। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16 ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्लियर है? अरे जल्दी बोलो। 16 के बाद में अगला है 21st। Yes, sir. 16 के बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है 21st। ओके 21st में भी कहानी कुछ कुछ वही थी जी, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, 2 टाइम्स इंटीग्रल 0 to cos x cos इनवर्स t dt अपॉन 2x माइनस साइन 2x। भाई LH रूल लगाना, इसमें और कुछ बताने का है क्या? थोड़ा सा गड़बड़ है, 1 मिनट देखने दो जरा। नीचे तो x 0 पर 0 आ रहा है, ऊपर x टेंडिंग टू 0 है, 0 to cos x, नहीं जी, नो नो नो, ये 0 नहीं होना चाहिए, 1 होना चाहिए, 1। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? न्यूमरेटर में लोअर लिमिट 1 होनी चाहिए बेटा, नहीं तो फिर ये फंक्शनल नहीं रहेगा। तब तो अगर 0 से cos x होगा ना, 0 से cos x होगा, तो उस केस में x टेंडिंग टू 0 पर ये 0 to 1 cos इनवर्स, 0 to 1 cos इनवर्स की जो एरिया होती है ना, वो आपको अच्छी तरह से पता है। ऐसे ये cos 0 से 1 cos x की एरिया जो होती है वो 1 यूनिट होती है, तो ऊपर 2 आ जाएगा, नीचे 0 आ जाएगा, तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा। तो इसलिए समझ रहे हो ना मेरी बात को, ये यहाँ पर जो है ये तुम्हारा 1 से cos x होना चाहिए। प्लीज मेक द नेसेसरी करेक्शन, वहां पर एक करेक्शन कर देना। अब ठीक है, LH रूल लगाओ, 0/0 फॉर्म है, तो LHR लगाएंगे। LHR लगाते ही क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0, ऊपर में तो क्या आ गया
2 टाइम्स cos इनवर्स cos x माइनस इंटू कॉस का डेरिवेटिव क्या आएगा, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, लोअर लिमिट कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव जीरो, तो खत्म हो जाएगा, माइनस 0 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 2 cos 2x। अब इसके बाद में देखो अगर x जीरो को अप्रोच कर रहा है तो x अगर जीरो को अप्रोच कर रहा है तो cos इनवर्स cos x जो होगा वो x ही होगा, मान लो पॉजिटिव साइड से कर रहा है, जीरो पॉजिटिव है मान लो, तो आ जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0, cos इनवर्स cos x रिमेन्स x, तो 2x into minus sin x divided by 2 into 1 minus cos 2x is 2 sin square x, तो एक sin x 1/2 बाहर आ गया, लिमिट x टेंडिंग टू 0, माइनस हाफ बाहर आ गया, एक आ गया x अपॉन साइन x, एक आ गया sin x अपॉन sin x, योर आंसर इज नेगेटिव हाफ, योर आंसर इज नेगेटिव हाफ, तो ऑप्शन सी करेक्ट है बेटा। एक्सक्यूज मी हाँ बोलो। सर, लास्ट क्वेश्चन का लास्ट स्टेप एक बार रिपीट कर देते हैं। ये क्या मतलब होता है लास्ट क्वेश्चन का लास्ट स्टेप मतलब? दिस इज 16th क्वेश्चन का लास्ट स्टेप। तुम इतनी देर बाद क्यों जागे हो? सर वो ट्राई कर रहा था समझ। ये वाला क्लियर है कि अभी फिर उसमें जब अगला क्वेश्चन करूंगा तो बोलोगे इसको रिपीट कर लो, पहले इसको ये निपटा तो लो। क्लियर है सर। अच्छा ठीक है, ये क्लियर है भैया, तो ये चलो जी जनता की डिमांड पर लास्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट यही था। हाँ बताओ बताओ बंधु। सर ये लिमिट कैसे पुट करी सर? कौन से लिमिट? सर ये 1/sin 2k। अरे क्यों बड़े भाई, 1 प्लस एक्स टू द पावर 1/x एंड लिमिट x टेंडिंग टू 0 ई नहीं होता है? यस सर। तो यही तो है भाई, ये वाला जो है t है ये जीरो को अप्रोच कर रहा है, 1 प्लस 0 की पावर 1/0 तो e हो गया ये। ओके। क्लियर हुआ कि ऐसे मतलब मेरे डर के मारे तुम ओके बोल दिया? यस सर क्लियर है। दूसरा तरीका भी होता है, अगर याद करो तुम, ऐसी लिमिट 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म में लिमिट क्या होती है, e रेज टू द पावर लिमिट k अप्रोचेस टू 0 एक्सपोनेंट 1/k इंटू बेस -1 sin 2k। तो आई थिंक यू विल मेंशन लिमिट x टेंडिंग टू 0, शॉर्टकट जो मैंने बताया था, Yes, sir. 1/2k इंटू साइन 2k और मल्टीप्लाइड बाई 2, तो ई स्क्वायर आ गया यहाँ से। क्लियर है? यस सर। चलिए अच्छी बात है, ये वाला 21वां क्लियर हो गया जी, 21वां का क्लियर हो गया, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 21 के बाद आपका 27वां और 28वां डाउट था, 27th एंड 28th। 27th क्वेश्चन देख लो, 28th देख लो। ट्वेंटी एंड 28th। 27th क्वेश्चन क्या है? लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी 0 टू क्या दिया यार, 0 टू x tan इनवर्स ऑफ t होल स्क्वायर अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर dt, ऐसा दिया। गुड। अब जरा देखो दो बातें, पहले तो इंटीग्रल का वेरिएबल जो है वो t है, तो x विल बी ट्रीटेड एज अ कांस्टेंट, और यही चीज लिखी जाएगी, लिमिट x गोइंग टू इंफिनिटी 0 टू x tan इनवर्स ऑफ t का होल स्क्वायर dt अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म है, क्योंकि ये पॉजिटिव वैल्यूड फंक्शन है, 0 से इंफिनिटी लिमिट है, तो इंफिनिटी ओवर इंफिनिटी फॉर्म। So apply LH rule। LH rule लगाओगे तो आ जाएगा लिमिट x गोइंग टू इंफिनिटी
एक्स के रिस्पेक्ट में ऊपर नीचे डिफरेंशिएट करोगे, डिनोमिनेटर में क्या आएगा वो बताओ। न्यूमरेटर में 1 अपॉन, यहाँ पर आएगा x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बोलो हाँ या ना। न्यूमरेटर में आएगा tan इनवर्स ऑफ x का होल स्क्वायर, tan इनवर्स x का होल स्क्वायर। क्लियर है, बोलो यस और नो। अब आप जरा देखो भाई, कहानी में थोड़ा सा तो ट्विस्ट था, वो खत्म हो गया। ये हो गया टेंजेंट इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, ये तो बेचारा सीधा साधा फंक्शन है। इसको लिखेंगे रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, कॉमन ले लेना तो मॉड एक्स बाहर आ जाएगा, तो 1/x स्क्वायर इन प्लस 1, और यहाँ मॉड एक्स है बट एक्स इन्फिनिटी है तो एक्स पॉजिटिव है, तो मॉड एक्स का एक्स हो गया और नीचे एक्स है, तो ये x और ये x कैंसिल हो गया। x को इन्फिनिटी ले जाओ, कहानी खत्म है। ये 0, ये 1, और ये तुम्हारा हो गया tan इनवर्स इन्फिनिटी इज π/2, π/2 का स्क्वायर इज π²/4। तो आंसर आएगा π²/4, मतलब ऑप्शन सी करेक्ट है। तो ये 27वां हो गया। 27वां के बाद में 28th क्वेश्चन भी देख लो। 28th क्वेश्चन है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर से एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर से एक्स क्यूब dt ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू दिस कर्व, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व दिस इज इक्वल टू। अब ये तो क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, कौन से पॉइंट पे टेंजेंट की बात हो रही है दिया नहीं हुआ है, तो हम ज्यादा से ज्यादा यही कर सकते हैं कि लेट अस लुक एट द डेरिवेटिव फर्स्ट। dy बाय dx क्या आएगा, तो इट इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स की पावर 6 इंटू 3x स्क्वायर माइनस 2x अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स की पावर 4। ये dy बाई dx की वैल्यू है, बट इसमें कुछ दिया नहीं हुआ कौन से पॉइंट पे निकालना है, तो हम कैसे निकाल सकते हैं। एक सेकेंड, एट 1,0 निकाल के देखो, क्योंकि एट x इक्वल टू 1 होना चाहिए था शायद। x इक्वल टू 1 पर y निकल भी रहा है आसानी से, इसलिए मुझे लग रहा है कि x इक्वल टू 1 होना चाहिए। देयर इज सम मिसप्रिंट, बट एट 1,0 मेरा स्लोप क्या आएगा, x को 1 y को 0 पुट करो तो स्लोप क्या है, dy बाई dx एट x इक्वल टू 1 क्या आएगा बोलो, तो आ जाएगा 3/√2 माइनस 2/√2, it is equal to 1/√2, and therefore y minus 0 is equal to 1/√2 times x minus 1, तो √2y is equal to x minus 1। मेरे हिसाब से 1,0 x equal to 1 मिसिंग था, यहाँ नहीं दिया हुआ था, तो उसको 1 x equal to 1 कर लो, ऑप्शन देन बी करेक्ट होगा। चेक करो आंसर क्या है, कौन सा क्वेश्चन था ये, 27 था ना। 27 का आंसर से अभी पता चल जाएगा करेक्शन क्या था। 27 का सी दिया हुआ, सी आई डोंट नो। 28th है 28th है। अच्छा 28th क्वेश्चन है, 28th का आंसर क्या दिया हुआ, बी। हाँ ठीक Yes, है, यही था ये करेक्शन प्लीज मार्क कर लेना वहां पर। ठीक है, तो दिस वाज अबाउट गेम, सॉरी टेक्सचुअल एक्सरसाइज 4 हो गई। अब वैसे तो आपने टेक्सचुअल एक्सरसाइज 5 के भी
कुछ सवाल पूछे हुए हैं। T5 देखो जरा, तो T5 में डाउट मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था वैसे, क्योंकि T5 में कई बहुत सारा सम कर चुके थे। अब T5 का कौन सा क्वेश्चन है? 2, 3, 7, 11 टेक्सचुअल एक्सरसाइज 5 का क्वेश्चन नंबर 2। लिमिट n approaches to infinity 1 + 1 by n square। अच्छा जी, फोर्थ भी है, कोई बात नहीं है, देख लेते हैं। फिर 1 + 2 square by n square, फिर 1 + 3 square by n square, going up to 1 + n square by n square, एंड टोटल की पावर 1 by n। प्रोडक्ट में है, ध्यान देना, इस लिमिट को l ले लो, टेक log ऑफ बोथ साइड, log ऑफ l करोगे तो आ जाएगा, प्रोडक्ट को सिग्मा में कन्वर्ट हो जाएगा। लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1 by n टाइम्स सिग्मा log ऑफ 1 + r by n का होल स्क्वायर, एंड r वेरीज 1 से n। सबको ये बात समझ में आ रही है कि नहीं, जल्दी बताओ। Yes, log sir. ऑफ दिस प्लस log ऑफ दिस प्लस log ऑफ दिस। अब आपको ये क्लियर हो गया कि ये इंटीग्रल 1 by n 0, n by n 1 एंड log ऑफ 1 + x square dx हो जाएगा। प्लीज लेट मी नो, यही है? Yes. 1 + 1 by n square, 1 + 2 by n का होल स्क्वायर, 3 by n का होल स्क्वायर, तो ये होते ही रहा। log 1 + x square dx 0 से 1 इवेलुएट करना है। क्या बोल रहे हो? बाय पार्ट और कोई ऑप्शन तो दिख नहीं रहा है, तो इसको 1 लो और बाय पार्ट लगाओ साहब। बाय पार्ट लगाओगे तो क्या करोगे? x log 1 + x square minus integral of derivative of this is 2x 2x upon 1 + x. तो 2x square upon 1 + x square 0 to 1, ये log l आएगा। ये वाला इवेलुएट होगा बेटा 0 to 1। अब रही बात, इसमें +2 कर देना, -2 कर देना, ये वाला तो इवेलुएट 1 पर वैल्यू आ गई log 2, 0 पर वैल्यू 0, माइनस एक तो आ गया 0 to 1 2 dx सर यहाँ माइनस, पे 2x से नहीं आएगा। मैंने नहीं पता। हाँ, क्या बोल रहे हो आप? सर जो आपने 2x² upon 1 + x² लिखा है, हाँ 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 हाँ, बोलो। सर वहाँ पे 2x upon 1 + x² नहीं आएगा। ऐसा सच में? log 1 + x square का डेरिवेटिव क्या होता है? log One, of 1 upon 1 + x square into 2x, और फिर yes, sir. और 1 का इंटीग्रल। ओके सर। देवी जी, ऐसे ही आप सोचती रहेंगी तब तो प्रॉब्लम हो जाएगी। एनीवे, क्या आया बोलो? log 2 log 2 log 2। इधर क्या आया? -2 into tan inverse 1 is pi/4 pi/4। सर प्लस हो जाएगा सर, +2 tan inverse x होगा। यहाँ माइनस था, ओके, सही बोल रहे हो जी। अब log l आ गया, तो l क्या हुआ? l is equal to e raised to the power log of 2 minus 2 plus pi/2। इसको लिख सकते हैं e to the power log of 2 into e to the power pi/2 minus 2। e to the power log of 2 is what? 2 times e raised to the power 4 minus pi/2,
ये एल की वैल्यू आ गई, चेक इट आउट प्लीज। बी ऑप्शन करेक्ट है। थोड़ा सा साइन का इश्यू आ रहा है, 4 माइनस पाई क्यों होगा, पाई माइनस 4 होगा, 4 माइनस पाई क्यों लिख दिया मैंने, पाई माइनस 4/2। ऑप्शन बी करेक्ट है जी। क्लियर है तो यस, कोई डाउट है तो बोलो। क्लियर है सर। 2 के बाद में थर्ड एंड फोर्थ भी पूछा गया। थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन इज, थर्ड क्वेश्चन क्लास में किया हुआ था, ये दोबारा क्यों पूछ रहे हो? n फैक्टोरियल की पावर 1/n डिवाइडेड बाय n, ये क्लास में नहीं किया था मैंने, कराया Yes, हुआ sir. क्वेश्चन है। n फैक्टोरियल अपॉन n की पावर n होल टू द पावर 1/n, और आगे से log l लोगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा लिमिट n गोइंग टू इंफिनिटी 1/n सिग्मा log 1/n प्लस log 2/n प्लस log 3/n प्लस log 4/n, तो log r/n आ जाएगा, है ना। 1 2 3 n और n n n 1/n 2/n 3/n, तो log 1/n प्लस log 2/n प्लस log 3/n ऐसा, और r वेरीज 1 to n। आगे हो जाएगा मिस्टर दीक्षांत, जिसने भी पूछा था तुम्हारे ग्रुप में ही किसी ने पूछा था, तो इंटीग्रल आ गया 0 to 1 log x dx, और ln x का इंटीग्रल का आप जानते हैं 0 से 1 ln x dx निकाल लेंगे कि नहीं? 1 Yes, आता है, 1 ही आता है ये, जहां तक मुझे याद है। -1 आता है, -1। आपको मैंने ये बताया भी था कि ये एरिया और ये एरिया माइनस इन्फिनिटी से 0 e⁻x dx, यही होता है 0 से इन्फिनिटी e⁻−x dx, यही होता है 0 to 1 mod ln x dx, और यही होता है 0 से π/2 sin x dx या cos x dx, ये सब 1 होता है। तो ये नेगेटिव होगा इंटीग्रल की वैल्यू, इसलिए -1 आएगा, तो l की वैल्यू आएगी e⁻−1, दैट इज 1/e। तो चौथे क्वेश्चन का आंसर आएगा 1/e, तीसरे का 1/e, मतलब ए ऑप्शन करेक्ट। फिर फोर्थ पूछा, किसने पूछा फोर्थ? फोर्थ शिवानी, तुम्हारा डाउट है? क्यों डाउट है? लिमिट n गोइंग टू इंफिनिटी सिग्मा n प्लस r डिवाइडेड बाय n² प्लस r², r वेरीज 1 to n, यही है जी। दैट इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, यहां से n² कॉमन लो, ऊपर से n कॉमन लो, तो 1/n 1 प्लस r अपॉन n 1 प्लस r अपॉन n का होल स्क्वायर, r वेरीज 1 to n। अब आ गया तुम्हारा इंटीग्रल 0 to 1 1 प्लस x डिवाइडेड बाय 1 प्लस x² dx, इट इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस हाफ log of 1 plus x² evaluated 0 to 1 tan inverse 1 minus tan inverse 0 is π/4, half ln 2 minus 0, π/4 plus half ln 2 is the answer, π/4 plus half ln 2, option C is correct। मिस शिवानी क्लियर है? यस सर। क्यों नहीं हुआ था ये मुझे बताओ। यस सर तो ठीक है, बट इसमें ट्रबल क्यों हुई थी? कॉन्सेप्ट नहीं आता था, या आपने अच्छे से ट्राई नहीं किया था, क्या इश्यू हुआ इसमें?
इंटरप्रेट नहीं कर पाए। सातवां क्वेश्चन, क्यों भाई सातवां क्वेश्चन अब हो जाएगा? लिमिट गलत ले ली थी, अच्छा। n गोइंग टू इन्फिनिटी, ये था n फैक्टोरियल अपॉन k n की पावर n होल टू द पावर 1/n। क्यों हो जाएगा या नहीं, जल्दी बताओ। अभी जस्ट थोड़ा देर पहले जो थर्ड क्वेश्चन किया मिस्टर दीक्षांत, उसी तरह से होगा ना ये, लॉग ले लोगे तो आई थिंक हो जाएगा। मैं इसको छोड़ रहा हूं यहीं पर, क्योंकि यहाँ kn 1/kn 2/kn 3/kn 4/kn ऐसा आता रहेगा। तो आप लिखोगे तो बेसिकली ऐसा सिग्मा करके 1/n log ऑफ 1/k टाइम्स r/n होगा। और r की वैल्यू 0 से 1 से n होगी, तो वही आ जाएगा इंटीग्रल 0 to 1 log x/k dx, ऐसा कुछ आएगा। चेक इट आउट। कर लेना इसको, x/k है तो इसमें अगर स्ट्रेचिंग कर दोगे ना तो x को kx करोगे तो आ जाएगा 0 to k log x dx। और यहाँ पर चूंकि आपने कंप्रेशन किया तो यहाँ पर k से मल्टीप्लाई भी हो जाएगा। अब इसकी इंटीग्रल की वैल्यू निकालना ना, यू गेट द आंसर। और क्या था? क्वेश्चन नंबर 7 के बाद लास्ट क्वेश्चन है 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन भी देख लो, फिनिश करो ये कहानी को पूरा। ये है लिमिट n गोइंग टू इंफिनिटी 2 raised to the power k plus 4 to the power k plus 6 to the power k up to 2n की पावर k होल डिवाइडेड बाय n की पावर k plus 1, n की पावर k plus 1 is equal to limit n going to infinity 1 upon n times 2 by n की पावर k plus 4 by n की पावर k plus 6 by n की पावर k and so on to n upon n की पावर k, and so it is written as limit n approaches to infinity 1 by n times summation 2r 2 times r by n की पावर k, r varies 1 to n। तो आ गया तुम्हारा 0 से 1 2x की पावर k dx। तो 2 की पावर k तो कॉमन ही ले लो, इंटीग्रल 0 to 1 x की पावर k dx। इट इज 2 की पावर k इंटू x की पावर k plus 1 अपॉन k plus 1 0 to 1। तो 2 to the power k 1 पुट करोगे तो आएगा 1/k plus 1 अपॉन k plus 1, और 0 पुट करेंगे तो 0 ही आ जाएगा। तो ये आंसर आ जाएगा 2 की पावर k अपॉन k plus 1 इज द आंसर। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। डन हो गया? Yes, sir. So this was about whatever doubts you shared on definite integration. Still some exercises are left. I think textual exercise 5 तक हो गया, 6 left out है अभी, और बस वही 6 है 6। तो 6 भी कर जाना, राइट? और 6 के डाउट शेयर कर देना, और डिफरेंशियल इक्वेशन के डाउट हम लोग अगली क्लास में करेंगे। हाँ, T6 और डिफरेंशियल इक्वेशन के डाउट नेक्स्ट क्लास में करेंगे वेडनेसडे को। हाँ, अभी 1 सेकेंड आप लोग थोड़ी देर वेट करो, 2 मिनट वेट करो, कुछ बातें करनी है। देखो अब अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं पूरी आगे का पूरा कोर्स ऑफ एक्शन जो मैं प्लान कर रहा हूँ मैं आपको बता दे रहा हूँ। पहली बात तो ये है कि अब मैं आपको पीरियोडिकली पहले तो ट्रांसफॉर्मेशन एंड ग्राफ और ग्राफ पर एक लेक्चर शेयर करता हूँ, ठीक है? 1 या 2 लेक्चर जो भी है, आप उसको आराम से देखो। बर्डन लेके नहीं देखना, ये मान के मत देखना कि आप नया कोई चैप्टर कर रहे हो, जस्ट उसको देखना कि आपकी जो कैलकुलस की स्किल एनहांस होएगी उसको वो करो। फिर हम लोग उस पर कर्व ट्रेसिंग पर एक प्रॉब्लम क्लास रखेंगे जिसके अंदर में डिफरेंट टाइप के कर्व का ट्रेसिंग करेंगे, ग्राफ बनाएंगे, ठीक है, क्लास के अंदर में।
ट्रांसफॉर्मेशन पे भी कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, लेकिन पहले आप उसका कॉन्सेप्ट को एक बार देख लो, ठीक है। दूसरा काम ये, मतलब वो चीज आपको देखना है, और देखने के बाद जैसे आप उस लेक्चर को देख लेंगे फिर हम क्लास रख लेंगे। दूसरी चीज ये है कि आगे से मैं क्या कर रहा हूँ कि पूरे सिलेबस को 6 यूनिट्स में हमने डिवाइड किया है। 11th का 3 यूनिट और 12th का 3 यूनिट, हर एक यूनिट में 5-5 टॉपिक्स हैं। आपको अभी मैं उसका नेम ऑफ टॉपिक शेयर कर रहा हूँ। उसमें यूनिट 1, 11th का यूनिट 1, 12th का यूनिट 1, ऐसे करके हम लोगों को प्रैक्टिस करनी है। तो आपको हर वीक में मैं एक यूनिट, एक 11th का और एक 12th का असाइनमेंट शेयर करूंगा, मतलब डीपीपी शेयर करूंगा, जिसको टाइम आउट कंडीशन में करना है आपको। मतलब उसके अंदर 25 क्वेश्चन होंगे, 1.5 घंटे के अंदर उसको करना है, ठीक है। जब घर पे अपने आप प्रैक्टिस करो तो 1.5 घंटे में करना है, और अगर आप 1.5 घंटे में उसको कर रहे हैं तो ठीक है, नहीं कर रहे हैं तो फिर हम उसको टेस्ट कंडीशन में डालेंगे और 1.5 घंटे में ही आपको असाइन करेंगे करने के लिए ऐप के ऊपर में। तो और फिर उसी 5 टॉपिक पर एक टेस्ट होगा। उसमें क्या होगा, 5 टॉपिक होगा, हर एक टॉपिक से 5-6 सवाल होंगे, 5-5 क्वेश्चन, मान लो 4 है तो 6-6 क्वेश्चन हो सकते हैं। तो वो आप साथ के साथ करेंगे और उसकी डिस्कशन क्लास प्लान करेंगे, ठीक है। और फिर यूनिट वाइज टेस्ट हो गया। फिर जैसे मान लो 3 यूनिट कर लिया, +1 खत्म हो गया। 3 यूनिट मतलब 3 वीक का प्लान है ये, कि एक वीक में +1 का 5 टॉपिक, +2 का 5 टॉपिक, एक गेम मैं शेयर करूंगा। एक गेम से कंफर्ट नहीं आता 2 गेम शेयर करूंगा, 2 से कंफर्ट नहीं आता 3 गेम शेयर करूंगा, 3 से नहीं कंफर्ट आता 4 गेम शेयर करूंगा। आपको बस वही चीज करनी है। फिर ऐसे यूनिट 2 करना है, फिर यूनिट 3 करना है। बात समझ में आ गई कि नहीं? यस सर। हाँ, और क्या बोल रहे हो? क्या कुछ लोग कुछ बातें बोल रहे हैं? हाँ ठीक है, आप लोग जो है डेफिनेटली आप वो क्लास लगा ही सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ वही है कि आप पहले मेक श्योर करोगे कि वो चीज आप कर चुके हो कॉन्सेप्ट से, ठीक है। शिवानी, आप यू विल टॉक टू मी। आप लोग, शिवानी, वासु, आप लोग मुझे कॉल करना, फिर डिस्कस करेंगे क्या करना है, कैसे करना है। ओके सर। सर शेड्यूल ये रहेगा, थोड़ी क्लासेस कम होगी? क्लासेस कम होंगे भाई, अब इतनी क्लासेस की जरूरत नहीं है। विल कीप ओनली 3 क्लासेस अ वीक। सर ऑफलाइन क्लास भी होगी सर? नहीं, ऑफलाइन क्लास नहीं होगी बेटा। ऑफलाइन क्लास जो है आप लोग की नहीं हो पाएगी। आप उसके लिए एक बार डिस्कस कर लेना अपने सिस्टम में। सर कॉल किस टाइम करना है सर आपको? कभी भी कॉल करना। कल सुबह कल दिन में बात कर लेंगे, ठीक है। ओके सर। सर एक बार टाइम बता देते। 10 बजे से लेकर के और 1 बजे के बीच में कभी भी तुम लोग कॉल कर लेना, एक बार टेक्स्ट कर लेना, मैं बता दूंगा, ठीक है। ओके सर। ठीक ठीक। और कोई डाउट किसी को, और कुछ पूछना है? सर जो आपने अभी अपलोड किया है गेम्स, वो करनी है अभी फिर? कौन सी गेम अपलोड करी है अभी? सर वो रिवीजन गेम एक करी थी जिसमें 5 गेम्स हैं। 5 गेम है? यस सर, वो आपने एक शीट से अपलोड की थी ऐप पर। मैं देख लेता हूँ बेटा, देख करके बताऊंगा। 5 गेम है उसके अंदर में? यस सर। लेट मी चेक एंड देन ओनली। अभी उसको ऐसे नहीं करना है, वो मैं देख लूंगा तब बताऊंगा, ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है। हाँ बोलो। सर एक सर हमारी क्लास की जूम क्लास ही रख लेते हैं सर, उसमें डिस्कशन कर लेंगे। चलो वही कर लेंगे। सर 5 मिनट की रख लेना चाहिए। नहीं 5 मिनट नहीं, 15 मिनट रख लेंगे, कोई टेंशन की बात नहीं, ठीक है। ठीक है, तो कल एक जूम क्लास रख लेंगे अराउंड व्हेन यू गाइज आर फ्री। सर इन द मॉर्निंग।